नाउ फर्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट है, इसके पास पेपर सेल के साथ होंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले इसमें मेनली ना डेफिनेशन करनी है और बाकी जो एंड वाले टॉपिक्स हैं उनकी डिटेल करनी है। अब इसमें सबसे पहले डिफिजन है कि रैंडम मूवमेंट है हाई कंसनट्रेशन से मलिक्यूल लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इसकी बस इतनी सी एग्जाम्पल याद करनी है, ये सारे पेज छोड़ देने हैं। नेक्स्ट ऑस्मोसिस की डेफिनेशन करनी है। ऑस्मोसिस क्या है कि वाटर मलिक्यूल जो है ना हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अब जो डिफिजन थ्रू प्रोटीन पोर्स, अब डिफिजन या तो प्रोटीन पोर्स से हो रही होती है या फिर गेटिंग से हो रही है। अब प्रोटीन पोर्स क्या है कि एक स्पेसिफिक पोर होगा जहाँ से एक सब्सटेंस गुजरेगा। लाइक अगर एक्वापोरिन है तो वहाँ से वाटर गुजरेगा। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो एक्वापोरिन से वाटर गुजरता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये क्या होगा, गेटिंग होगी, कि मतलब सिलेक्टिव परमेबिलिटी होगी। अब इसमें क्या होगा, चैनल में चेंज आएगी। प्रोटीन है उसने मतलब गेट को क्लोज किया हुआ है, प्रोटीन साइड पे होगी, दरमियान में एक रास्ता बन जाएगा और मॉलिक्यूल गुजर जाएगा। अब जो गेटिंग होती है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है वोल्टेज गेटेड और दूसरी होती है लाइगेंड गेटिंग। जो वोल्टेज गेटिंग है ना, इसमें क्या होगा, वोल्टेज के चेंज होने से ना चैनल ओपन हो रहे हैं या क्लोज हो रहे हैं। लाइक अगर सेल मेम्ब्रेन में देखें तो सोडियम चैनल है और पोटेशियम चैनल है, तो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वो दोनों क्लोज हैं। लेकिन क्या होगा, जब वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो दोनों चैनल जो होंगे ना, सोडियम भी और पोटेशियम भी, वो दोनों ओपन हो जाते हैं। इसी तरह से बाकी भी एग्जांपल होती हैं कैल्शियम चैनल्स वगैरह की। दूसरी होती है केमिकल गेटिंग। अब इसमें क्या होगा कि मतलब गेट है, उसके ऊपर प्रोटीन पड़ी हुई है, और मतलब गेट क्या होता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसने ना रास्ता बंद किया हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि गेट बंद है। अब जब एक लाइगेंड आएगा उसने आके बाइंड करना है प्रोटीन मॉलिक्यूल को, और उसको साइड पे हटा देना है और गेट ओपन हो जाना है। अब इसकी एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन चैनल, ये आगे हमने पढ़ना भी है। अब इस पर क्या होगा, एसिटाइल कोलिन जो है ना आके बाइंड करेगा और -65 नैनोमीटर का एक गेट खोलेगा, और उससे क्या होगा, सोडियम अंदर जाना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ओपन और क्लोज स्टेट है कि मतलब जब वो परमिएबल है, मतलब वो प्रोटीन हट गई है तो वो ओपन होगा और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है, और अगर प्रोटीन मतलब नहीं होती तो वो क्लोज है। ये इतनी खास बात नहीं है। आगे जो मेथड दिया हुआ है वो भी छोड़ देना है। फैसिलिटेटेड डिफिजन, अब एक डिफिजन होती है जिसमें हम लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ भेज रहे हैं और साथ में एटीपी यूज़ कर रहे हैं, वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सॉरी। और फैसिलिटेटेड डिफिजन जो है ना वो किससे होगी, कैरियर प्रोटीन से, मतलब डिफिजन को फैसिलिटेट कर रहे हैं किसी चीज़ की हेल्प से। तो इसमें फैसिलिटेटेड डिफिजन की एग्जांपल में हमें बताने हैं कि दो तरह की प्रोटीन होती है, एक चैनल प्रोटीन होती है और एक कैरियर। जो चैनल है उन्हें उसने रास्ता प्रोवाइड करना है सिंपली, जो कैरियर है ना उसने उसको उठाना है और दूसरी तरफ भेज देना है। अब इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, GLUT4 इसकी एग्जांपल है। ये अक्सर एमसीक्यू आता है कि इंसुलिन का कौन सा ट्रांसपोर्टर है, तो वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है। और उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग नेट रेट ऑफ डिफिजन, तो एक तो ये कंसनट्रेशन डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर कंसनट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा है, एक तरफ से ज़्यादा है, ये दूसरी तरफ लो, तो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पर ये कि नर्व्स पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। अब नर्व्स पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसने मूवमेंट ऑफ आयन को अपोज करना है। इसकी डेफिनेशन ना फिरदौस में सही से दी हुई है, वहाँ से प्रॉपर कर लेनी है, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती है। उसके बाद है प्रेशर डिफरेंस का भी इफेक्ट होता है, एक हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट ऑस्मोसिस है, वही कि मतलब वाटर मोलिक्यूल की हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ मूवमेंट को कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि जो वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर रहा है, मतलब हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लो कंसनट्रेशन वाली साइड पे प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ऑस्मोलैलिटी होती है कि मतलब जैसे हम सोडियम के ग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सोल्यूशन में ना हम इसके ऑस्मोल के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑस्मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर लीटर। और इसके अलावा एनर्जेटिक्स से बताया हुआ है कि K = mv²/2 जो होता है ना वो फॉलो होता है कि अगर मतलब जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे ना उनकी वेलोसिटी कम होगी और मास ज़्यादा होगा तो मतलब के कांस्टेंट रहेगा। और इसी तरह से अगर पार्टिकल स्मॉल है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो के फिर भी कांस्टेंट रह जाएगा। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या एनर्जी देनी है और लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ मूव कराना है। अब ये जो होता है ना इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। अब जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना उसमें हमने क्या करना है, एनर्जी देनी है, लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना है। अब ये जो जा रहे हैं सप्लांस, इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो अपोजिट साइड पे स्टोर हो रही है, मतलब हाई कंसनट्रेशन वाली साइड पे एनर्जी स्टोर हो गई है, एनर्जी देते हुए सिंपली मूव कराना, ये है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या होगा, जब हाई कंसनट्रेशन में मोलिक्यूल वहाँ पे वैसे भी ज़्यादा है और वहाँ पे एनर्जी लेके ही जा रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ना उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, ये तो हर दफ़ा आया पड़ा होता है, ये अच्छे से कर लेना है, बहुत अच्छे से। इनकी एग्जांपल्स भी बेशक यहाँ से कर लें वरना फिर दोस्त से भी कवर हो जाएगा। अब इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी
एनर्जी की ना कुछ एग्जांपल हैं। अब इसमें सोडियम पोटाशियम पंप की एग्जांपल है, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि हमने एटीपी देनी है, 3 सोडियम अंदर आ रहे हैं, 2 पोटाशियम बाहर जा रहे हैं। और उसके अलावा इसमें ये बताया हुआ है कि मतलब गेट पे बाइंडिंग साइट होगी जिससे बाइंड करेंगे, और एटीपीएस यूज़ होगा ताकि एटीपी ब्रेक हो और ये ट्रांसपोर्ट हो। और उसके बाद इसकी सोडियम पोटाशियम पंप की एग्जांपल बताई हुई है कि ये क्या इलेक्ट्रोजेनिक है। इसने क्या करना है, मतलब 3 अंदर आ रहे हैं, 1 बाहर जा रहा है, तो इसने -1 का चार्ज देना है। और इसके अलावा ये सेल वॉल्यूम कंट्रोल करता है। अब जो जहाँ सोडियम जाते हैं ना, पानी उन्हीं के साथ चला जाता है। अब अगर सोडियम अंदर आ रहे हैं तो वाटर भी सारा अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा, सेल के अंदर कंसनट्रेशन हाई हो जाएगी, मतलब ऑस्मोलर वो होगी, ऑस्मोसिस की वजह से ना वाटर सोडियम के साथ आ रहा है। लेकिन अगर सोडियम बाहर जा रहा है तो मतलब वाटर भी बाहर चला जाएगा, तो सेलुलर वॉल्यूम को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये फंक्शन नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, हाइपर मतलब वॉल्यूमिया हो जाएगा सेल में। और इसकी एक और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयन है कि जो कैल्शियम होते हैं ना, इनकी कंसनट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 10,000 टाइम ज़्यादा होती है इंट्रा सेलुलर की निस्बत। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ट्रांसपोर्ट करते हैं कैल्शियम को जब मसल कंटैक्ट हो रहे होते हैं। तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम है। अब ना अक्सर पूछा जाता है कि इसकी 2 एग्जांपल बता दें, तो सोडियम पोटेशियम हम बता देंगे और हम एक कैल्शियम बता देंगे। उसके अलावा कभी-कभी एक और ऐसे क्यों आता है, हाइड्रोजन आयन का प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें ना 3 बातें याद करने की हैं कि इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन मूव कर रहा है और मतलब एटीपी भी यूज़ हो रही है। अब इसकी एग्जांपल हमने ना किडनी में पढ़ी थी एफएससी में, कि मतलब जो सोडियम है वो अंदर मूव कर रहा था ट्यूब्यूल के, और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, वहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा गैस्ट्रिक सेल में होता है कि मतलब जब ना गैस्ट्रिक सेल में HCl को एक्टिवेट करना था, तो तब भी हाइड्रोजन की ज़रूरत थी क्योंकि पीएच कम होगी तो वो एक्टिवेट होगा। इन दोनों जगहों पे हो रहा है। और इसके अलावा रीनल ट्यूब्यूल्स में, ये 3 बातें याद कर लेनी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बेशक ये समझ तो आ गई है ना यहाँ से, तो आप ये उससे फिर दोस्त से कर लें या यहाँ से कर लें। उसके बाद एनर्जेटिक्स ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसकी इक्वेशन कर लेनी है, इतनी खास बात नहीं है कि एनर्जी इज इक्वल टू 1400 लॉग C1/C2। नेक्स्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट। अब जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, ये एनर्जी को यूज़ करते हुए हो रहा है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक को और इसकी काउंटर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पास में आया हुआ होता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, बेशक यहाँ से समझ लें और उसे फिर दोस्त से कर लें। अब जो को ट्रांसपोर्टर होता है ना, वो ग्लूकोज और अमीनो एसिड की होगी। अब को का मतलब क्या है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो ये था ना कि मतलब एनर्जी जो ग्रेडियंट बन गया ना उसके अगेंस्ट, मतलब हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आना है, लेकिन एनर्जी फिर भी यूज़ हो रही है। तो ये बात थी। तो यहाँ पे जो को ट्रांसपोर्ट है ना, इसमें ये होगा कि एक सब्सटेंस जा रहा है वो अपने साथ दूसरे को भी लेके जाएगा। जो काउंटर ट्रांसपोर्ट है ना, उसमें अपोजिट ट्रांसपोर्ट होगा। अब एक प्रोटीन है, अब को ट्रांसपोर्ट समझा रही हूँ, इसमें एक प्रोटीन है, उसमें 2 साइड्स होंगी। अब इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम। अब जो सोडियम आयन वाली प्रोटीन है ना, उसकी 2 साइड्स हैं। इसके साथ सोडियम आयन बाइंड करेगा प्रोटीन के साथ, जब तक अमीनो एसिड या ग्लूकोज नहीं बाइंड करेगा तब तक ये प्रोटीन वो नहीं होगी, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वो दूसरी साइड पे नहीं जाएगा। तो जो ही सोडियम बाइंड हुआ, साथ में ग्लूकोज और अमीनो एसिड बाइंड होगा, फिर वो अपोजिट साइड पे जाएगा। मतलब सोडियम जहाँ जा रहा है ना, अपने साथ उसको भी डिबो डिबो के जा रहा है। और जो सोडियम और काउंटर ट्रांसपोर्ट है, अब इसमें सोडियम और कैल्शियम और हाइड्रोजन आयन की एग्जांपल है। अब इसमें क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सोडियम इधर आ रहा है, अपोजिट साइड पे जा रहा है, कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा है, या जैसे पोटाशियम की एग्जांपल थी, ये होता है। लेकिन वो पोटाशियम पंप तो प्राइमरी में था ना, ये सेकेंडरी में आता है। अब इसमें क्या होगा, सोडियम और कैल्शियम की भी होती है और इसके अलावा हाइड्रोजन की भी होती है। रीनल टिब्यूल्स में जो हमने पढ़ा है कि किडनी में जब पीएच मेंटेन करना है, ये पीएच में उसमें वाटर एंड पीएच में है। तो इसमें क्या होता है कि रीनल टिब्यूल्स में ना सोडियम को अंदर भेजा जाता है और हाइड्रोजन को ना रीनल टिब्यूल से बाहर निकाला जाता है। तो ये जो होता है ना कि सोडियम अंदर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, वो काउंटर ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू शीट्स। ये मुझे एक सीनियर ने कहा था यूक्यू है, लेकिन हमारे पेपर में नहीं आया था, लेकिन मैं ये समझा देती हूँ। ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, इसको देखना है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसका एक ब्रश बॉर्डर है। अब यहाँ से सोडियम डिफ्यूज़ होकर जाएगा, अंदर जाएगा, इसका आगे इसका ऑस्मोसिस होगा, फिर क्या होगा, इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर से बाहर जाना है, तो वहाँ पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके जाएगा। मतलब सोडियम पागल हो गया था कि वो ब्रश बॉर्डर से डिफ्यूज़ होकर आया, आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होकर वापस ही मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा। बस इतनी सी बात है, यू आर डन विद दिस चैप्टर। एक छोटी सी बात मिस हो गई थी, डिफ्यूजन ना कभी कभी सिलेक्टेड भी हो जाती है। लाइक जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पे लिपिड बाइलेयर है, तो ये अपने जो फेवरेट होंगे ना, मतलब लिपिड सॉल्युबल, उनको गुजरने देगी, और बाकी जो वाटर वगैरह होंगे ना, उनको नहीं गुजरने देगी, इसलिए उनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करनी पड़ती है।